नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो ईद के मौके पर तकरीबन 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी देगी, यानी उनको मोदी की तरफ से सौगात दी जाएगी। सौगात में जाहिर है कि घर की जो प्रमुख महिला है उनके लिए कुछ कपड़े होंगे, मर्द के लिए कपड़े होंगे, कुछ खाने पीने का सामान होगा। यही कोई 500-600 रुपये की किट है जिसके डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है। जो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, वो 32,000 अपने मेंबरान के ज़रिए 32 लाख लोगों तक पहुंचेगा और उनको ये किट बांटेगा और इस अवसर पर वो ईद मिलन समारोह भी आयोजित करेगा। दावा तो ये किया गया कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के त्योहारों के मौक़ों पर भी इसी तरह की सौगातें दी जाएंगी। सौगातें मोदी का नाम आप ध्यान रखिए। इस पूरी सौगात में मोदी का ठप्पा लगा हुआ है और जो भी सामग्री बटेगी उसमें मोदी जी की तस्वीर होगी। कोरोना के समय याद होगा आपको, या जब भी आप एक डेथ सर्टिफिकेट को छोड़ दें तो हर जगह आपको मोदी जी की तस्वीर मिलेगी और मोदी जी की तस्वीर के साथ ये किट भी बांटी जाएगी। अब इस किट को किस तरह से देखा जाए, इस सौगात को किस तरह से देखा जाए। मोदी जी का जो रवैया रहा है, या भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, या संघ परिवार का जो रवैया मुसलमानों के प्रति रहा है, उसके मद्देनज़र इस सौगात को आप कैसे देखेंगे? क्या ये हृदय परिवर्तन हो गया है बीजेपी का और वो अल्पसंख्यकों के बारे में सोचने लगी है, उनके पास जाना चाहती है, उनको अपने से जोड़ना चाहती है, उनके त्योहारों में शरीक होना चाहती है, उनके दुख बांटना चाहती है? क्या ऐसा है? क्या ये एक जिसको कहना चाहिए युगांतकारी परिवर्तन बीजेपी में आ गया है, उसे एहसास हो रहा है? मेरे ख्याल से ना तो मुसलमान इस बात को स्वीकार करेंगे और ना ही आप दर्शक, जो भी इस सौगाते मोदी के बारे में सोचेगा वो चुटकियां लेगा, इसके मजाक उड़ाएगा कि आखिरकार ये मोदी जी को और उनकी पार्टी को क्या सूझी है, इस तरह का ढोंग पाखंड वो क्यों कर रहे हैं। अब देखिए कि जब ये सौगाते मोदी की खबर आई है, उसी दिन या उसके 1-2 दिन के अंतराल में लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये मांगे भी उठ रही हैं कि नवरात्र के दिन मीट मछली की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी जानी चाहिए। ध्यान रहे, इस बार ईद भी उसी दौरान पड़ रही है। तो नवरात्र आपका त्यौहार है, ईद उनका त्यौहार है। आप अपना त्यौहार अपने ढंग से मनाएं, उन्हें अपने ढंग से मनाने दें, ये मंजूर नहीं है। बाकी सारे धर्मों के लोग उनके यानी हिंदुओं के त्योहारों को ध्यान में रखकर अपना त्यौहार मनाएं या गम मनाएं, उनकी सुख सुविधाएं, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए। तो ये शर्तें थोपी जा रही हैं और दूसरी तरफ से सौगाते मोदी की बात की जा रही है। बुलडोज़र चल रहे हैं लगातार। अभी नागपुर में चले हैं बुलडोज़र, हाईकोर्ट को रोकना पड़ा है। उसके पहले यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह, असम, हर जगह बुलडोज़र चल रहे हैं और ज़्यादातर बुलडोज़र अल्पसंख्यक समुदायों और उसमें भी मुसलमानों पर चलाए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग के सबसे ज़्यादा शिकार अल्पसंख्यक हुए हैं। ट्रेनों में, बसों में पीटने या जिंदा मार डालने की घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं। मुसलमानों के मदरसों को बंद किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरें आपने सुनी ही होगी। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा यही कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी कमोबेश इसी रास्ते पर हैं। सबको मदरसों में खतरा दिख रहा है। सबकी निगाहें हैं कि कैसे
जो माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन से उनको ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उनको असुरक्षित घोषित कर दिया जाए, उनको आतंकवादी का अड्डा घोषित कर दिया जाए, उनकी फंडिंग की जांच होगी, उनकी हर बात की जांच होगी। ये भी हम देख चुके हैं कि कैसे उनके आर्थिक बहिष्कार की बातें की जा रही हैं। हिमाचल में, उत्तराखंड में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो। इस तरह के प्रचार चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हर तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उनके जो मस्जिद हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और लंबी सूची है भारतीय जनता पार्टी के पास मस्जिदों की, जिनको वो गिराना चाहती है, जिनको वो हथियाना चाहती है। तो एक तरफ तो ये एजेंडा है संघ परिवार का, जिसमें मुसलमानों को दबा कर रखने की एक रणनीति पर अमल हो रहा है। उनको डराना है, दबाना है, वो चू न कर पाएँ, उनकी चूड़ियाँ टाइट कर देनी है। और इस पूरे अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? आखिरकार अगर केंद्र में सरकार बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी शाह की ना होती, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ना होते, या कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें ना होती, तो क्या इस तरह का एजेंडा इस देश में चलता? तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एजेंडा जो है एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ आप सौगाते मोदी की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है लोगों के दिमाग में शक पैदा होना चाहिए, हुआ है। और वो तो अब इतने समझ गए हैं मोदी शाह को और उनकी बीजेपी को कि अब उन्हें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आखिरकार इसका मकसद क्या है। वो भले ही कहें कि इसके द्वारा सौहार्द और भाईचारा बनाने की एक पहल वो कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक है और चुनावी है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं नवंबर में, और कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ये सौगातें मोदी वहीं बांटी जाने वाली। किसी भी तरह से थोड़ा भी अगर मुसलमानों में कहीं कुछ नरमी है तो उसको अपने पक्ष में कर लिया जाए, अपने पक्ष में उनको बहला लिया जाए, डरा कर या फुसला कर, दोनों तरीके से उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है। और एक मुलम्मा कि हम तो सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा है। ये अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विपक्षी प्रतिक्रियाओं में जाएं तो वो कुछ और कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि ये मोदी जी का अहंकार है। वो समझते हैं कि वो कोई सल्तनत चला रहे हैं, बादशाह हैं जो सौगातें बांट रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं। एक उसका अर्थ ये निकल रहा है। दूसरा अर्थ आत्म प्रचार का निकल रहा है कि वो अपना प्रचार कर रहे हैं। उन्हें अपने प्रचार करने की बड़ी आदत है और वो हर जगह ये मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे आत्म प्रचार का मौका ढूंढा जाए। बिहार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं, और अभी भी माना जा रहा है कि एनडीए की बढ़त है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की बीमारियां सामने आ रही हैं, जिस तरह से वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, उससे बीजेपी अंदर तक हिली हुई है। एक तो ये है कि नीतीश कुमार का जो ये रवैया है वो महागठबंधन एनडीए को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितना डैमेज कर सकता है। और दूसरा एजेंडा बीजेपी का ये है कि इस बार इतनी सीटें लाना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए तैयार ना हो तो उनकी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाई जा सके। तो अगर अल्पसंख्यकों के वोट कुछ कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए,
मोदी जी थोड़ा थोड़ा, मोदी शाह की ये तरकीब है कि एक भी वोट है तो उसको इग्नोर मत करो। इस मामले में आपको ये मानना पड़ेगा कि वो एक एक वोट के लिए मेहनत करते हैं, और वो जो वोट नहीं देगा ये जानते हुए भी उसकी तरफ भी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है लाख में से 2, 4, 10, 20, 50 लोगों का मन पलट जाए। ये कोशिश हो रही है। तो ये जो पूरा सौगाते मोदी है वो कई 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 परतें हैं उसकी। राजनीतिक प्रयोजन तो बहुत साफ है। एक तो अपनी छवि भी बदलना है, छवि निर्माण भी करना है। जो एंटी मुस्लिम की बनी हुई है छवि, लगातार मुसलमानों पर आक्रमण करते हुए, ज़ुबानी भी और वैसे भी उनके नेता बार बार ऐसे जहरीले बयान देते हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नीलेश राणा हो, तेजस्वी सूर्या हो, या राजा सिंह हो, या गिरिराज सिंह हो। हर जगह तमाम नेता कपिल मिश्रा टाइप के हैं और वो लगातार आक्रमण कर रहे हैं मुसलमानों पर। तो बिहार की राजनीति थोड़ी सी डिफरेंट है, और उस राजनीति के हिसाब से थोड़ी सी ये पेशबंदी चल रही है कि कैसे वहाँ एक थोड़ा सा ज़्यादा सेकुलर किस्म की छवि बन जाए तो हमारी स्वीकार्यता बढ़ जाए। ये एक एजेंडे के साथ चल रहे हैं। लेकिन मुसलमान इसको कैसे लेंगे? क्या मुसलमान जो 10 साल से, 10.5 साल से लगातार झेल रहे हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं? क्या उसे भूल सकते हैं कि उनसे उनके तमाम अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, उनको अपमानित करने की कोशिश हो रही है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है? CAA, NRC का पूरा मामला किस तरह से खड़ा किया गया और अभी भी वो तलवार सिर पर लटक ही रही है। वक्फ बोर्ड बिल के ज़रिए उनकी वक्फ की ज़मीन को सरकार किस तरह से हथिया लेना चाहती है, ये वो देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा भी इस सरकार के हाथ में है। तो वो किसी तरह से भी मुसलमानों को बख्शने नहीं जा रही है। तो ये हाथी के दांत जो हैं, खाने के और दिखाने के अलग अलग हैं। ये मेरे ख्याल से इस देश का मुसलमान बहुत भली भांति समझ गया, इसलिए वो छलावे में नहीं आएगा। कहीं कुछ थोड़ा बहुत खिसक जाए बात दूसरी है, लेकिन वो छलावे में नहीं आएगा। बिहार के बाद बंगाल के भी चुनाव हैं और वहाँ भी 30-32% मुसलमानों की आबादी है। तो बिहार के बाद नज़र बंगाल पर भी होगी। वहाँ भी कैसे ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उस पर कैसे सेंध लगाई जाए, ये कोशिश वहाँ भी होगी। तो ये कोशिशें बीजेपी कर रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शायद ये छवि बनाने की कोशिश हो रही हो, बदलने की कोशिश हो रही छवि। तो यति नरसिम्हानंद जैसे लोग और नुपुर जैसी महिला अपने बयानों से उनकी छवि को एक फांसीवादी, फासिस्ट छवि में तब्दील कर चुके हैं, बना चुके हैं, निर्मित कर चुके हैं। गोदी मीडिया जिस तरह से जहर उगलता है रात दिन, उसने उनके समर्थन के नाम पर उनकी छवि को एंटी मुस्लिम बना दिया, एंटी माइनॉरिटी बना दिया है। और वो उसमें कोई वो गलत नहीं बनाई है, वो सचमुच में बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है उससे ये लाजमी है कि उसकी यही छवि बने। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उसे अब इसी तरह से देखा जा रहा है। इसीलिए अभी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसी है जो सर्वे करके बताती है कि लोकतंत्र की स्थिति क्या है विभिन्न देशों में, उसने बताया कि भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ चुकी है, यानी डेमोक्रेसी नहीं रह गई, केवल चुनाव होते हैं, बाकी ऑटोक्रेसी आ गई है। मोदी राज की ये देन है। और ये कभी भी इलेक्टोरल
ऑटोक्रेसी से इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाने की ओर अग्रसर है। तो कहने का मतलब यह है कि सौगाते मोदी दरअसल एक छलावा है, धोखा है। पूरे देश को धोखा देने की कोशिश है कि मोदी जी कितने उदार हैं, वो कितना मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। वो कभी रोज़ा इफ्तार में नहीं जाते। हालांकि अभी दिल्ली में रोज़ा इफ्तार हुआ, वहाँ की मुख्यमंत्री गई, कई नेता गए, और नीतीश कुमार तो हर साल जाते ही हैं, उनके गठबंधन के हिस्से हैं, वो भी जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जाते हैं, बहुत सारे उनके सहयोगी दलों के नेता जाते हैं। लेकिन मोदी और शाह को आपने कभी नहीं देखा होगा, या ज़्यादातर नेता नहीं जाते। तो वो कट्टरता अंदर से खत्म नहीं हुई है और ना कभी होगी, क्योंकि वो तो आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर, स्वयंसेवक के तौर पर घर कर गई है, और वही एजेंडा है असल में। तो उस एजेंडे को तो वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी दांव पेश करने होंगे, पैंतरेबाजियां करनी होंगी, वो की जाएंगी। और ये सौगाते मोदी भी उसी पैंतरेबाजी का हिस्सा है। इसलिए किसी को किसी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए कि बीजेपी बदल रही है, मोदी शाह बदल रहे हैं, वो अपना एजेंडा छोड़ रहे हैं, मुसलमानों के प्रति उनका नज़रिया बदल जाएगा और अब वो उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा पिछले 10-10.5 सालों से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।